तो हेलो गाइस, टू द एटर्निटी सीजन 2 एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर काहाकू ने फुशी को मैरिज के लिए प्रपोज किया था। इसके जवाब में फुशी कुछ समझ नहीं पाती और बुक में लिखी बातों को बताने लगती है, पर फिर काहाकू कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा और उसे गले लगा लेता है। इससे फुशी की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भागकर दूर चली जाती है जहाँ पर उसे उल्टी आ जाती है और फिर फुशी सोचने लगती है कि यह शरीर उसका नहीं है। इतने में ही वहाँ पर काहाकू आ जाता है जो फुशी से कहता है कि तो तुम यहाँ पर हो और उसके नजदीक आने की कोशिश करने लगता है। इससे फुशी दूसरा रूप ले लेता है, पर काहाकू कहता है कि तुम कोई भी रूप लो, मैं तुम्हें हर रूप में प्यार करूंगा। और काहाकू उसके नजदीक आने लगता है और फुशी सभी का रूप लेने लगता है और अंत में फुशी एक बुजुर्ग का रूप लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर फुशी आयरिस के रूम में चला जाता है जहाँ पर आयरिस बूढ़े बुजुर्ग को देखकर कहता है कि तुम कौन हो। इतने में उसके पीछे प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है जो कहता है कि फुशी क्या तुम ठीक हो। तो आयरिस कहती है कि फुशी और उसको एक कंबल दे देती है और कहती है कि आज तुम मेरे कमरे में सो सकते हो और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फुशी कहता है कि काहाकू ने मुझे गले लगाया और इतने में वहाँ पर काहाकू आ जाता है जो फुशी से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तब फुशी कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, पर मुझे पता नहीं है कि पारोना तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। यहाँ पर फुशी उसकी बात कर रहा होता है जिसका उसने रूप लिया होता है। तब काहाकू कहता है कि पारोना कौन। तब फुशी पारोना का रूप ले लेता है और कहता है कि ये इस बॉडी की मालिक है और उसे तुम्हारे पूर्वज हयासे ने मारा था। और वो काहाकू को बताने लगती है कि हयासे ने उसे बहुत बुरे तरीके से मारा था, वह बस छोटी लड़की मार्च को बचाना चाहती थी। ये सुनकर काहाकू की हालत खराब होती है और वो फुशी से माफी मांगता है। इतने में प्रिंस उसे कहता है कि तुम्हें फुशी से दूर रहने की जरूरत है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसका सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब एक और गांव में पहुंच चुके हैं जहाँ पर सब लोग फुशी का स्वागत कर रहे होते हैं। पर तब बीच में से एक लड़का फुशी से कहता है कि क्या तुम सच में मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हो। तो फुशी कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तब प्रिंस उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब वो लड़का कहता है कि मैंने युगा राज्यों की प्रिंसेस के बारे में सुना। इस पर प्रिंस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब रूमर है और वो फुशी को वहाँ से दूर ले जाता है। अगले सीन में हम फुशी को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि मैं कर्च से हूँ और जल्द ही जो तुम्हें बुरा मानते हैं वो प्रिंस को पकड़ने वाले हैं। तब फुशी कहता है कि वो प्रिंस को क्यों पकड़ रहे हैं, उनका दुश्मन तो मैं हूँ। तब वो लड़की कहती है कि तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो तुम्हें भगवान मानते हैं वो उसे पकड़कर तुम्हें भी पकड़ना चाहते हैं। तब फुशी उसका शुक्रिया करके वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो कहता है कि मुझे जल्दी से प्रिंस को बताना होगा ताकि वो लोग उसे ना पकड़ पाए। तब वो लड़की कहती है कि प्रिंस को बताने का कोई फायदा नहीं है, अगर प्रिंस यहाँ पर बच भी गए तब भी वो लोग प्रिंस का पीछा करते रहेंगे और एक दिन प्रिंस को पकड़ ही लेंगे। वो लोग तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, अगर तुम अपने आप को उनके हवाले कर दो तब प्रिंस खतरे से बाहर हो जाएंगे। और फुशी कहता है कि मुझे क्या करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक जगह फुशी के बारे में लोगों को बता रहा होता है। इतने में उसके पास वो दोनों भूत आते हैं और उससे बताते हैं कि फुशी को किसी ने पकड़ लिया है। तब प्रिंस वहाँ से भागकर फुशी को ढूंढने लगता है। इसी बीच वहाँ का राजा उसके सामने आता है और कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। तब प्रिंस कहता है कि फुशी कहाँ पर है और कर्च और बेनित कहाँ रहते हैं। तब राजा डर कर कहता है कि वो लोग फुशी से नफरत करते हैं और वो तुम्हें भी पकड़ना चाहते हैं। तब प्रिंस कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं है और फिर प्रिंस वहाँ से भी आगे बढ़ने लगता है। पर उसके आगे एक और आदमी आता है जो अपना नाम साइलीरा बताता है और प्रिंस से कहता है कि तुम्हें फुशी को कर्च और बेनित के हवाले करना होगा, इसके बदले हम तुम्हारी मदद किंग बनने के लिए करेंगे। तब प्रिंस कहता है कि मुझे इस तरह से किंग नहीं बनना, मैं फुशी की मदद से किंग बन जाऊंगा। तब साइलीरा कहता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे राज्य पर हमला कर देंगे और तुम्हारे पास कोई भी घर नहीं रहेगा। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे लोगों की लाइफ जरूरी है या सिर्फ उसकी? वो तो वैसे भी इमोर्टल है, वो तुम्हारी लाइफ से कहीं नहीं जाएगा, पर तुम तो मर सकते हो। ये सब बातें दूर से काहाकू सुन रहा होता है और कहता है कि कोई भी फुशी से प्यार करने वाला इस बात पर राजी नहीं होगा। और तब काहाकू के पास आयरिस आ जाती है और उसे कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो सलीरा से कहता है कि
ठीक है, तुम खुशी को रख सकते हो। तब साइलीरा कहता है कि आपने सही सोचा। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और फिर प्रिंस भी वहाँ से दुखी मन से जाने लगता है। और जाते जाते वो दो भूत प्रिंस से पूछते हैं कि क्या आप सही में खुशी को उनके हवाले कर दोगे। तब दूसरा भूत कहता है कि प्रिंस ने ये सब लोगों की भलाई के लिए किया। इसके बाद प्रिंस वापस लोगों के पास जाने लगता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर आयरिस लोगों को कह रही होती है कि कर्चॉफ बेनेट ने खुशी को पकड़ लिया है। जो खुशी से प्यार करते हैं उन लोगों को गुस्सा आना चाहिए। तब सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि खुशी को वापस कर दो। तब प्रिंस आगे जाता है और आयरिस से कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से नीचे आओ। और लोगों के सामने आयरिस की बात को बदलने लगता है। पर आयरिस कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने खुशी को उनके हवाले कर दिया। तब प्रिंस गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यूरेलिस शहर के लोग खुश कैसे रहते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली हमेशा सही डिसीजन लेती है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। फिर वो दोनों झगड़ने लगते हैं और प्रिंस आयरिस को नीचे गिरा देता है। और तब वहाँ पर काहाकू आ जाता है। तब प्रिंस काहाकू से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो काहाकू कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर और भरोसा नहीं कर सकता। और तब वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो अपने आप को कमांडर बताता है और उसके पीछे साइलीरिया भी आता है और वो उसे कहता है कि हाँ, हमने इमोर्टल डेविल को पकड़ा है। और तब वो कमांडर उसे कहता है कि हमने इन लोगों को इनवाइट किया है, क्या उसने कुछ गलत किया है। तब साइलीरा कहता है कि नहीं, पर वो भविष्य में कुछ गड़बड़ कर सकता है। तब कमांडर कहता है कि तुम्हें अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है और सारी भीड़ भी यही कहने लगती है। और तब वहाँ पर एक कॉफिन लाया जाता है और कमांडर कहता है कि 2 दिन पहले हमारे मुख्य सैनिक की मौत हो चुकी है और मैंने सुना है कि खुशी मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। तब साइलीरा कहता है कि अगर खुशी डेविल का दूत है तो वो भगवान के दूत को वापस नहीं ला सकता। अगर खुशी भगवान का दूत है तब वो ये कर सकता है। तब प्रिंस नीचे से चिल्लाता है कि खुशी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तब खुशी प्रिंस का शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। और खुशी उस मरे हुए आदमी को अपने हाथ से बाहर निकाल देता है और वो मरा हुआ आदमी वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। और तब वो कमांडर कहता है कि खुशी एक डेविल का सर्वेंट है और उन सबको पकड़ने के लिए कहता है। और तब कुछ सैनिक प्रिंस को पकड़ने लगते हैं, पर आयरिस प्रिंस को बचाने के लिए उन पे हमला कर देती है। आयरिस के पेट में तलवार मार देते हैं जिससे आयरिस नीचे गिर जाती है। इतने में काहाकू प्रिंस से कहता है कि यहाँ से चलो, पर प्रिंस काहाकू से कहता है कि औरों को इसके बारे में बताओ। आयरिस के पास चला जाता है। तब प्रिंस को कोई सिर पर मारता है जिससे प्रिंस घायल हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम प्रिंस को एक पिंजरे में देखते हैं और वो पिंजरा एक बड़ी क्रेन में लटका होता है। और इसके बाद हमें खुशी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो काला आदमी आता है। वो खुशी से कहता है कि प्रिंस और जो लड़के के भेष में लड़की थी। इतने में खुशी कहता है कि क्या वो ठीक है। तो वो कहता है कि वो उन्हें पकड़ा गया है। तब खुशी कहता है कि उन्होंने तो कहा था अगर मैं अपने आप को उनके हवाले करूं तो वो उन्हें जाने देंगे। तब वो काला आदमी कहता है कि उन्होंने तुम्हें बुद्धू बनाया। और खुशी गुस्से में कहता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। तब वो काला आदमी कहता है कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, ये एक आयरन सेल है, जो तुम कर सकते हो वो सिर्फ इंतजार है। तब खुशी कहता है कि मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता। और खुशी गुग्गू का रूप लेता है और अपने मुंह से आग निकालकर उसे जलाने की कोशिश करने लगता है। और तब वो काला आदमी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब खुशी कहता है कि बोन्जी मैन ने मुझे कहा था कि आग से लोहा पिघलता है और जब ये पिघल कर टूट जाएगा तो मैं प्रिंस को बचाने जाऊंगा। और इसके बाद हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो सोचता है कि हम पकड़े कैसे गए और वो मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे नहीं हुआ और वो प्रिंसेस जिंदा कैसे हो गई। तब वो सोचता है कि जिसे खुशी ने जिंदा नहीं देखा होता वो शायद उसे जिंदा नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ खुशी अपने मुंह से आग निकालकर उस लोहे की सेल को पिघलाने की कोशिश कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद वो थक जाता है और कहता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, कि आग इतनी ताकतवर नहीं है। और इतने में खुशी की हालत खराब हो जाती है और उसे उल्टी आती है। तब वो टोनारी का रूप ले लेता है और उस काले आदमी से कहता है कि यहाँ पर पॉइजन तो नहीं है। तब मुझे क्या हो रहा है। तब वो काला आदमी कहता है कि तुम्हारी बॉडी को किसी चीज की जरूरत है। तब खुशी कहता है कि तो मैं क्या करूं। और तब वो काला आदमी कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाहर लोग तुम्हारे बिना शांति पूर्वक जी सकते हैं और तुम्हारे बिना किसी की मौत भी नहीं होगी। तो खुशी कहती है कि पर प्रिंस और बाकी लोग मेरे बिना मर जाएंगे। तो काला आदमी कहता है कि तो तुम्हारी सोच इंसानों की तरह हो चुकी है। और तब खुशी घायल हो जाता है
और इतने में उस सेल का दरवाजा भी खुलता है और तब वो लोग पिघला हुआ लोहा उस कंटेनर के अंदर डालने लगते हैं और वो फुशी के ऊपर गिरता है, जिससे फुशी चिल्लाने लगती है। तब वो काला आदमी कहता है कि इतनी गर्मी चाहिए आयरन को पिघलाने के लिए, और क्या पहले तुम्हारी बॉडी पिघल कर इसमें गायब हो जाएगी या ये लोहा बन जाएगा। और वो गिनने लगता है 1 2 3। बाहर हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है कि हमने फाइनली फुशी को पकड़ लिया है। तब एक आदमी कहता है कि ये तो अभी आधा काम कंप्लीट हुआ है, और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। पर वहाँ पर दूर एक बिल्डिंग पर काहाको खड़ा होता है जो उन्हें देख रहा होता है, और सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम रात को देखते हैं कि काहाको अपने हाथ वाले नौकर से उस कंटेनर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। और तब वहाँ पर प्रिंसेस आती है और कहती है कि इस तरह से तो हम पकड़े जाएंगे। इसके बाद हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो जिंदा होती है, और नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि साइलेरिया लोगों को बता रहा होता है कि हमने फाइनली फुशी को कैद कर लिया है। ये सुनकर कुछ लोग उसे शाबाशी दे रहे होते हैं, पर कुछ लोग फुशी के साथ होते हैं और कह रहे होते हैं कि फुशी को आजाद कर दो। इसके बाद हम उस आयरन ब्लॉक के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो काला आदमी 1,20,049 गिनती पर पहुंचा होता है, और छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।